एक स्टूडेंट है वैभव। हम्म, अगर उसके साथ कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है हम्म, और लंबे टाइम से चल रही है, वो आपसे आके सीधा डिस्कस करता है व्हेन यू आर हिज टीचर, हाँ। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा भाई नॉर्मल है, इट इज वेरी नॉर्मल। 30% बच्चे जो कोटा जा रहे हैं, एक बेसिक रीजन मैं अपने ही बैच का अगर एग्जांपल हाँ। देता हूँ। सिर्फ एक लड़का था अंकित, वो था जो कैपेबल था कि उसे जाना चाहिए, हाँ। वो आईआईटी क्रैक कर सकता है। हाँ। लेकिन अंकित गया हुआ है, मतलब शर्मा जी का लड़का हाँ। गया हुआ है, उसको देख के 10 लोग और भी गए। सही बात है। वेलकम बैक टू द योगेन सिंह शो। आज हमारे साथ हैं मिस उदिता पांडे, और कहें हम, अगर हम उनको कहना भी चाहें तो फीमेल जीतू भैया। ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। जीतू भैया, जीतू भैया जो है वो स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स के लिए भी ना एक एपिटोम ऑफ टीचर बन चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया। फर्स्ट थैंक ऑफ यू ऑल सो दी मच। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू योगेंद्र। मैं पर्सनली आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक कनेक्ट रहा हूँ। हम्म। एक चीज़ जो हमने नोटिस की कि हम अपनी सीरियस प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, और आजकल के जो बच्चे हैं अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर कर सकते थे, हाँ, ये बट तो है। लेकिन आजकल के टीचर्स हैं वो स्टिल पुराने उस पर चल रहे हैं कि नहीं भाई आप ये बातें नहीं करोगे। तो टीचर को थोड़ा ओपन होना चाहिए। अम, मेरे हिसाब से टीचर को ओपन होना चाहिए। और ना, अब एक पैराडिग्म शिफ्ट आ गया है टीचिंग में, मुझे ऐसा लगता है, जो कि पहले मुझे लगता है आज से 10 साल पहले तक नहीं था। जब हम स्टूडेंट थे तो हमें भी ये पता था कि भाई ये चीज़ नहीं होनी है, या हम करना भी चाहते हैं, टीचर से डिस्कस भी करना चाहते हैं, तो हम नहीं कर पा रहे थे। बट अब ये पैराडिग्म शिफ्ट हो गया है, और ये ना आपको इंस्टीट्यूट्स में भी दिखेगा, सीरीज में भी दिखेगा, जैसे कि आपने बोला टीवीएफ में आपको दिख ही रहा है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि स्टूडेंट भी यही चाहता है। स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ मैं 100% सीखने ही जाऊं, उसे कंफर्ट लेवल चाहिए। और टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि मैं स्टूडेंट को सबसे पहले कुछ सिखाने के पहले मुझे उसे कंफर्टेबल कराना पड़ेगा, कि भाई वो मेरी क्लास में बैठ के कंफर्टेबल है कि नहीं, उसे वो सीखना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, रही बात डिस्कशन की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं चाहूँ कि स्टूडेंट मुझसे कुछ सीखना चाहता है तो पहले वो तो ओपन अप हो, मुझे ये तो समझ में आए कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या वो जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उसी लेवल पे सीख पाएगा कि मुझे उसके लेवल पर जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक स्टूडेंट है वैभव। हम्म, अगर उसके साथ कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है हम्म, और लंबे टाइम से चल रही है, वो आपसे आके सीधा डिस्कस करता है व्हेन यू आर हिज टीचर, हाँ। तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन होगा भाई नॉर्मल है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। बिकॉज आज ये नहीं है कि 18 साल का बच्चा रिलेशन में है, मुझे 11-12 साल के बच्चे रिलेशन में मिल रहे हैं। तो ये तो ना सोसाइटियल चेंज आ चुका है, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। इसमें ना शॉक होने वाली बात नहीं है, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, और मुझे लगता है रिश्तेदारों को भी कोई ऐसे शॉकिंग रिएक्शन देने वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि स्टूडेंट अगर मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेकर, वेदर इट इज़ अ फैमिली कंसर्न और अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और अ सब्जेक्ट प्रॉब्लम, देन माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि मैं सुनूं। लिसनर्स की बहुत कमी है सोसाइटी में, और टीचर में मुझे लग रहा है कि आज की डेट में लिसनर वाली क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आता है कोई भी बच्चा, तो मैं एडवाइस देने के पहले, क्योंकि जो मुझे लगता है कि 80% सामने वाला सिर्फ सुनाना चाहता है, एडवाइस नहीं चाहता। क्योंकि एडवाइस तो कहीं ना कहीं उसे भी पता ही है कि कहाँ मैं सही हूँ, कहाँ मैं गलत हूँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो 80% वो सिर्फ सुनाना चाहता है, ये चाहता है कि कोई मुझे सुन ले। आई एम रेडी टू लिसन। मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल, यू कैन मैसेज मी। इफ़ आई एम अनेबल टू पिक अप कॉल, आप मैसेज कर सकते हो। तो आई एम रेडी, चाहे वो इस बैच के स्टूडेंट्स हों या पास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है, चलिए आप ऐसे टीचर हैं, आपके साथ बच्चा कंफर्टेबल हो गया, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं वो क्या अपने ट्रिक्स यूज करें जिससे कि वो बच्चों के साथ अपना कंफर्ट जोन अपना बना सकें? देखो, ऐसा है कि जब पैराडिग्म शिफ्ट आया है
तो सब लोगों में थोड़े बहुत चेंजेस तो मुझे लगता है अडेप्टेशन तो करना पड़ेगा। डार्विन्स की एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, हम सब ने बचपन से उसको पढ़ा है, और वो थ्योरी ये बोलती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबको अडेप्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है जैसे हर प्रोफेशन में सब लोग अडेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो लॉयर्स हो, सीए हो, सीएस हो, टीचर्स को भी अडेप्ट कर लेना चाहिए। ये तो सोसाइटियल चेंज है, और ये चेंज आ ही रहा है, और मुझे लगता है इन फ्यूचर आएगा ही। तो हम एकदम रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं यही वैल्यूज़ हैं, इन्हीं पे हमें पढ़ाना पड़ेगा, या इसी तरीके से हमारा क्लासरूम रहेगा। हाँ, क्लासरूम डेकोरम चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है, जिस तरीके से स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली हमें कंफर्टेबल कराना है, वो चेंज हो चुका है, और उसके लिए मुझे लगता है सबको ही अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी दीदी कल्चर आ गया है, तो अट्रैक्शन से फिर डिस्ट्रैक्शन भी तो होता है। हाँ, ये तो है, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है आज के टाइम पे पढ़ाई करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में। आज से 20 साल पहले जो लोग पढ़ाई करके 90% लाते थे, दैट वाज़ वेरी ईज़ी, लेकिन आज जो 90% लेकर आ रहा है विथ द डिस्ट्रैक्शंस, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद जो अदर देन दैट जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों की लाइफ में, तो मुझे लगता है अब 90% लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और जो लेकर आ रहा है ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा है। यस टू मैनेज ऑल द थिंग्स। हाँ, सारी उसकी चीज़ें studies भी मैनेज करना, करना है। और कर भी रहे हैं बच्चे। मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जो 90% लेकर आ रहा है उस बेचारे के जीवन में कोई परेशानियां नहीं है, वो उन्हें मैनेज करके 90% लेकर आ रहा है, दैट इज वेरी कमेंडेबल। कि हमने देखा हुआ है रिसेंट टाइम्स में, एलन का मेरे एक रील देखा हुआ था कि बच्चे सेलिब्रेट करना भूल गए। दे गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी बट दे डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट। ये मुझे लगता है कि ना अपने अपने सब्जेक्ट का एक ड्रॉबैक हो जाता है कि आई एम अ इकोनॉमिक्स टीचर, आई टीच कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है वाइब है कॉमर्स वाले बच्चों में, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों में वाइब है, दे नो हाउ टू एंजॉय, दे नो हाउ टू टैकल थिंग्स, बट द स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू पीसीएम और बायोलॉजी फील्ड, I think they are too much into books, or their teachers have suggested them, यही तुम्हारा जीवन है। ये तो शर्मा जी का लड़का भी तो है दीदी। हाँ, ये शर्मा जी का लड़का वाला फिनोमिनन तो जा ही नहीं रहा, ना स्टूडेंट्स के जीवन से जा रहा है, ना पेरेंट्स के जीवन से जा रहा है, तो वो वाला जो फिनोमिनन है वो नहीं जाने दे रहा है, जिस वजह से बच्चा बुक्स के ऊपर उठ के नहीं देख रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि 95% लाना या 99% लाना ही एक ऑप्शन है। मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, दोज हैव स्कोर्ड 80% और लेस देन दैट, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर इन अ वेल सेटल्ड जॉब। आपने मुझे सारी चीजें बताई, चलिए ठीक है, टीचर हो गए अच्छे से, टीचर आपको समझने लगे, टीचर आपसे बात करने लगे, आपका रिलेशनशिप, इवन आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी वो सॉर्ट आउट करने तैयार है। बट आप गाँव, आप विदिशा ऐसी सिटी की बात करता हूँ मैं, 90% गाँव है यहाँ पर, बट होम घर पे जाएंगे, व्हेन दे रीच देयर होम्स, वो माहौल तो नहीं मिलने वाला है उनको। ये तो जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है, और इससे ना डील करना बहुत मुश्किल है। उसका मेन प्रॉब्लम है, बहुत लोग तो ना इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो पेरेंट्स है ना, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स के आइडियोलॉजी के बारे में बात करूंगी। दे आर नॉट रॉन्ग। ये डिलेमा वाली सिचुएशन हो जाती है, डिलेमा राइट एंड राइट के बीच में चॉइस, जनरेशन गैप है। पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, वो चाहते कि भाई हमारे बच्चे में हम वो चीज़ दे पाएँ, उसे फैसिलिटीज़ जो हमें नहीं मिल पाई, ठीक है, लेकिन आप बच्चे से पूछ ही नहीं रहे, उसे वो फैसिलिटी चाहिए ही नहीं है, उसे नहीं पढ़ना एसी में बैठकर, उसे नहीं जाना गाड़ी पर कोचिंग, उसे ट्यूशन ही नहीं जाना। द कॉन्सेप्ट इज एवरी पेरेंट नहीं, लेकिन 90% बच्चे जो कोटा जा रहे हैं, एक बेसिक रीजन, मैं अपने ही बैच का अगर एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ एक लड़का था अंकित, वो था जो कैपेबल था कि उसे जाना चाहिए, वो आईआईटी क्रैक कर सकता है, लेकिन अंकित गया हुआ है, मतलब शर्मा जी का लड़का गया हुआ है, उसको देख के 10 लोग और भी गए। सही बात है। और ये जो है ना, बच्चा जा रहा है तो वो 70% पेरेंट्स के प्रेशर में जा रहा है कि भाई मुझे पीसीएम लेना है, या मुझे पीसीबी लेना है, या फिर अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो मुझे सीए करना है। तो ये एक जो हाइट सेट कर रहे हैं ना, वो सोसाइटी सेट कर रही है, वो पेरेंट भी खुद नहीं सेट कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि रोज पेरेंट घर पे बैठकर अपने बच्चे के लिए नया
टारगेट सेट करते कि बेटा आज हम तुमको ये वाला टास्क दे रहे हैं, तो हाँ वो ये हो नहीं रहा, दे आर नॉट डूइंग सो। ये सोसाइटी स्टैंडर्ड सेट कर रही है और वो स्टैंडर्ड में बच्चा भी फंस रहा है, पेरेंट्स भी फंस रहे हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सोसाइटी आ कहाँ से रही? भाई हम ही है सोसाइटी, हम ही है सोसाइटी। और हम शर्मा जी के बेटे को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं और उसकी इन्फ्लुएंस हम हमारे घर में दे रहे हैं। तो हमारे बेटे के दिमाग में आ रहा है कि भाई वो IIT जा सकता है या वो CA बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? वो अपनी दूसरी क्वालिटीज पे फोकस ही नहीं कर रहा। हम सोसाइटी नहीं है, हम इंफीरियर लोग हैं। कोई सुपीरियर दिखता है तो अपने को इंफीरियर समझते हैं, हम उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक इम्पैक्ट आ जाता है कि भाई हमको ऐसा बनना है, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आप अपने प्रोज पे फोकस नहीं कर पा रहे, जो आप में प्रोज हैं। भाई बहुत बच्चे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन स्केचिंग, दे कैन गो इनटू एनी काइंड ऑफ स्केचिंग, एनिमेशन, किसी में भी जा सकते हैं। पर वो बच्चा मेरे पास आके कह रहा है आई वांट टू गो टू DU एंड आई वांट टू परस्यू कॉमर्स। आई एम सेइंग क्यों बेटा, यू कैन डू इन गुड इन दैट। तुम्हारा 90% है, तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो? हाँ, ये सवाल मुझसे भी पूछा गया कि भाई आपका इतना परसेंटेज आने के बाद व्हाई यू आर टेकिंग कॉमर्स, और वो भी इतने साल पहले। तो मुझे तो, मैंने भी ये चीज़ फेस की है। और अभी ये जो नया कॉमर्स, तो चलो ठीक है बच्चा ले रहा है, कॉमर्स भी लेने भी दे रहे हैं, ये ह्यूमैनिटीज वालों के साथ तो अलग ही भेदभाव हो रहा है। इनके लिए विदिशा में कोई कोचिंग नहीं है ह्यूमैनिटीज की, तो जरूरत ही नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, ये जो कोचिंग भेजने का प्रेशर है ना, वो ये सोसाइटी दे रही है। नहीं दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी ना एक फैशन हो गया है। हाँ, कोचिंग एक फैशन, एक ट्रेंड हो गया है। इतने बड़े ब्रांड में हाँ, कोचिंग जा रहा हूँ। हाँ सही बात है। चाहे वो कोटा का एलन हो या फिर आप कहीं का भी कोई भी ब्रांड ले लो, वो सिर्फ ये देखने बच्चा जा रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ वो खुद नहीं कर सकता। कर सकते हो आप, कोचिंग इज नॉट नेसेसरी। वो आपको सिर्फ मोटिवेट करेगा, टीचर आपको एक सपोर्ट दे सकता है, बट अगर हम उसको पढ़ाई का एसेंशियल कंपोनेंट देखें तो कोचिंग इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट। पर हाँ, इफ स्टूडेंट वांट तो टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। कोई एडिशनल स्किल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पहले हम देखते थे कि बच्चा ना स्टडीज कर रहा है, बट उसमें एक एक्स्ट्रा स्किल है, वो पब्लिक स्पीकिंग में है, उसको पेंटिंग आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं तो पेंटिंग तो सबको ही आ रहा है। सही बात है। पेंटिंग, वो क्लासेस बच्चे बचपन से जाते थे, अपना स्कूल में उनके कैंप्स लग रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही। बट अभी मैंने देखा ये ना, पिछले 4-5 साल से मैं देख रही हूँ, ये जो समर कैंप का जो ट्रेंड है, IIT फाउंडेशन कोर्सेज भी जो आ गए हैं। आप समर कैंप में भी बच्चा बेचारा बुक नहीं छोड़ पा रहा। मतलब स्टूडेंट्स आर कमिंग, अगर मैं भी छुट्टी दे रही हूँ तो स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंदौर या दिल्ली से, जो बच्चा वापस आ रहा है वो 1-2 महीने में बोल रहा है कि मुझे पढ़ना है। तो मैं कह रही हूँ भैया तुम छुट्टियों में आए हो, तुम एंजॉय करो छुट्टी, अब उसमें भी तुम पढ़ना चाह रहे हो। तो वो क्या है कि इतना ज़्यादा पढ़ाई को हाइप बना दिया गया है और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोज किया जा रहा है। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि भाई टीचर्स फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे, तो वो मुझे लगता है कुछ टीचर्स, सबका नहीं कह रही मैं, कुछ टीचर्स पढ़ाई को फ्लेक्सिबल रहना ही नहीं देना चाहते। वो उसको ऐसा बनाना चाहते कि नहीं ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो तुम खुद से कर ही नहीं सकते। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो बाय मैनेजिंग ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर को मैनेज करके भी। अभी जब आपने कॉमर्स की बात की, हम कॉमर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो आप पढ़ाते भी हैं। जी जी। तो उसे कहीं ना बस ह्यूमैनिटीज के साथ जोड़ के एसोसिएट करके रख दिया गया है। हाँ सही बात है कि भाई ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, इसको हम टच नहीं करेंगे। वर्दर इसमें स्कोप्स बहुत सारे हैं। हाँ, तो आप थोड़ा ब्रीफिंग में इसके स्कोप्स बताइए, से वो लोग समझ तो पाए कि हमें करना क्या है। अगर हम इकोनॉमिक्स पिक भी कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते भी हैं। ह्यूमैनिटीज़ में और कॉमर्स में, दोनों में ये सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, इकोनॉमिक्स, और हर स्कूल आपको प्रोवाइड कर ही रहा है। इकोनॉमिक्स का जो करियर ऑप्शंस है वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं 21st सेंचुरी में, और इंडिया में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। एक ज़माना होता था कि लोग BA इकोनॉमिक्स और MA इकोनॉमिक्स ही करते थे, बट अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। केवी इन केंद्रीय विद्यालय सबसे ज्यादा शॉर्टेज है इकोनॉमिक्स के टीचर्स। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इकोनॉमिक्स के टीचर्स की गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और इवन इन कॉलेजेस आल्सो यू विल नॉट फाइंड पीपल डूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स। तो वो जो रीज़न है वो आई डोंट थिंक कि उनको डिफ़िकल्ट लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, दे आर निगलेक्टिंग इट।
डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बट निग्लेक्टिंग इट, इग्नोर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को। और करियर ऑप्शंस आपको BBE, ये जो अंडर ग्रेजुएट में एक कोर्स आया है, बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों कोर्सेज आपको इतने अच्छे करियर ऑप्शंस पे लेकर जा सकते हैं। चाहे हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, प्रोडक्ट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और टॉप IIMs में अगर आपको जाना है तो कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है आपका, कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही है वहाँ पर जाकर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें करियर ऑप्शंस की कोई भी कमी है अब। और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे के लिए तो सबसे अच्छी बात है, अगर वो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करता है तो वो आगे जाकर मास्टर्स कर सकता है, MBA कर सकता है। लॉट ऑफ वैकेंसी, हाँ, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। और इंडिया इज़ इमर्जिंग एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। तो जो एडवाइजरी और कंसल्टेशन वाली जो फील्ड्स हैं वो इतनी ज़्यादा ओपन होने वाली हैं। बाय 2030 गवर्नमेंट खुद चाहती है कि इंडिया शुड बी डेवलप्ड एज एन इंडियन नॉलेज इकोनॉमी। तो उसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट की, फाइनेंशियल एडवाइजर की, एनालिस्ट की, इनकी बहुत ज़रूरत है। और टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हायर कर रहे हैं। इसके अलावा कॉलेजेस DU प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर कोर्स प्रोवाइड कर रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। तो कोर्सेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। एंड स्टूडेंट्स कैन आल्सो परस्यू BSc इन इकोनॉमिक्स। ये बहुत लोगों को नहीं पता। BSc इज कंसिडर्ड एज बैचलर इन साइंस ओनली, बट देयर इज BSc इन इकोनॉमिक्स आल्सो। बेसिकली जो मेंटालिटी बना दी गई है ना कि आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया, कॉमर्स ले लिया है, मूवीज ने बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट किया हुआ है कि भाई आप जाएंगे लाइक द स्टूडेंट ऑफ द ईयर लाइफ। हाँ, इजी लाइफ हो जाती है। करेंगे। हाँ, तो वही प्रोजेक्शन क्या होता है, पेरेंट्स के दिमाग में भी बैठ जाता है। ये तो मीम्स भी तो वैसी हैं। हाँ, द बॉय हु इज स्टैंडिंग अलोन इज फ्रॉम मैथ्स और बायोलॉजी, द बॉय विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स बिलोंग्स टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। सही बात है। नहीं, लेकिन क्या है कि वो तो खैर मूवीज और सीरीज ये सब लोग इन्होंने तो कर ही दिया है। बट मैं बताऊं, करियर ऑप्शंस अगर देखे जाएं तो कहीं से कहीं तक पैकेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग इंजीनियरिंग, स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग मैनेजमेंट डिग्रीज, दे आर गेटिंग सेम काइंड ऑफ पैकेजेस। हाँ, बेसिक रेफरेंस है ना। हाँ, पंचायत में अगर सब फ्रेंडली सब कुछ बन जाएगा तो सचिव जी कौन बनेगा? सही बात है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से इमर्ज हो रही हैं? हमारे घर से। और हमको जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि नहीं यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, तो उसके चक्कर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली आफ्टर 10th एक जो प्रॉब्लम जाती है ना कि 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट चूज करना है, वो बच्चे को 3-4 महीने, मैंने बच्चों को देखा, स्टूडेंट्स आर कॉलिंग मी एंड सेइंग मी कि हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। 10th का बच्चा कह रहा है डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो आप डिप्रेशन में? ये डिप्रेशन टर्म आ कहाँ से गया? जब हम 10th में थे डिप्रेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये जो है ना, ये इतना जो प्रेशर आ रहा है ना बच्चे के ऊपर, जो तुमने बोला कि बच्चे को इंस्टा भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, एक तो वो हो गया। दूसरा, डिप्रेशन को ना बहुत कॉमन बना दिया। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज नथिंग लाइक डिप्रेशन, देयर इज समथिंग, बट इट इज अ मेडिकल टर्म। फीलिंग साइड ऑफ डिप्रेशन these days। अच्छा हाँ, नहीं लग रहा है मैं हाँ, डिप्रेशन में हो, तो इतना कॉमन डिप्रेशन को बना दिया। 10th का बच्चा जब सब्जेक्ट चूज नहीं कर पा रहा तो वो मुझसे कह रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। फीलिंग साइड ऑफ डिप्रेशन, हाँ। दिन में 4 बार जाती है, बाहर निकल आती है। तो वो एक मेडिकल टर्म है, उसको उसकी तरह, उसको लेने की जगह ना एक स्लैंग की तरह ले लिया गया है डिप्रेशन बहुत को। अच्छे से प्रोजेक्ट करता है किसी हाँ। भी चीज को करना चाहे, और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। सही बात है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल दीदी, मैंने डिग्री तो कर ली, अब विदिशा के लल्लू भाई झल्लू भाई कॉलेज से मैंने डिग्री कर ली, अब इसका स्कोप क्या रहा? ये कोई स्कोप जा ही नहीं रहा अपने पास। बच्चों को ये बोला जा रहा है, मेरे पास आते हैं बच्चे कि हमारे पास 4 डिग्री हैं, हमारे पास 5 डिग्री हैं। भाई आप इन डिग्री को इकट्ठा करके क्या करेंगे? दीदी मैंने देखा है, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो लिटरेचर फील्ड में, वो लिटरेचर लिखना नहीं आ रहा है। हाँ, और MA इन लिटरेचर होंगे वो, है ना, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, अब मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन हिंदी मिलेंगे आपको। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी कोर्स करो, चाहे वो कॉमर्स में हो चाहे ह्यूमैनिटीज़ में हो, परस्यू इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज। कॉलेज का आज की डेट में एक टर्म है जो MBA वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सब में आप इसे यूज़ करो। कॉलेज का ROI देखो,
कॉलेज का ROI, कॉलेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो कि व्हाट यू आर गिविंग टू दैट कॉलेज एंड इन रिटर्न व्हाट कॉलेज इज गिविंग यू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप लाइटली मत लो. कई टीचर्स बच्चे जो PSC MPPSC कर रहे हैं उनको एडवाइस देते हैं कि आप एक काम करो, कोई भी डमी कॉलेज ले लो. मैं कह रही हूँ क्यों लेना भाई डमी कॉलेज, आराम से मैनेज हो सकता है. आप PSC भी करें, आप अच्छा कॉलेज भी ले. कॉलेज आपका ये तो holistic दीदी सारा जो development देता है. जो गंदगी फैलाई हुई, तो कंपटीशन कोचिंग में बहुत हाँ, हाई लेवल. हम एसोसिएट हैं इस स्कूल के साथ, हाँ, जो नीट और उसकी IIT की तैयारी कर रहे हैं. हाँ. हम स्कूल के साथ एसोसिएट है. आप इसमें एडमिशन ले लीजिए. और ये आपको स्कूल जाने बुलाएंगे की भी. आपको हाँ, जरूरत ही ये आपको नहीं है. बुलाएंगे नहीं, सिर्फ एग्जाम हाँ, देने आपको जाना तो है. वो बच्चे के जो 2 साल स्कूल ईयर्स इंपॉर्टेंट है ना, वो 2 स्कूल ईयर्स चले गए. फिर वो बच्चे का कॉलेज जाने का भी मन नहीं कर रहा. जो बच्चा 2 साल स्कूल नहीं गया, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो IIT जाकर सुबह 7 बजे उठ के कॉलेज जाए या 8 बजे उठ के कॉलेज जाए. यही वो- PSC वालों के साथ भी नहीं, PSC MPPSC वालों के साथ भी उनके यही साथ specially सिनेरियो क्या है. जाता है कि PSC का जो सिलेबस है वो और किसी कंपटीशन एग्जाम में काम आता ही नहीं है. हम्म, PSC के अलावा हाँ. अगर PSC नहीं होता है तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता है. हाँ, ये तो इसलिए उनको ना कॉलेज तो पढ़ना ही चाहिए. हर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप उसका पर्सनालिटी देख लें, कम्युनिकेशन स्किल्स देख लें. क्यों, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्लेसमेंट के लिए कॉलेज जाओ, आप अपने डेवलपमेंट के लिए जाओ. और अल्टीमेटली इफ द कॉलेज इज गुड, वो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा. एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग प्लेसमेंट ऑल्सो, तो भी आप वहां से कुछ अच्छा सीख कर बनकर ही निकल रहे हो. यू कैन स्टार्ट योर ओन वेंचर, कर सकते हो आप. बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं स्टार्टअप्स के जो सक्सेसफुल वेंचर्स में कन्वर्ट. नहीं, प्राइम एग्जांपल लेता हूँ दीदी. मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ. हाँ. जैसे मैं KV से पास आउट हूँ. हम्म, ये पोइट्री वाली स्किल्स हुई, कम्युनिकेशन, ये हम्म. पॉडकास्ट वगैरह, सब आइडिया कहाँ से आया? हाँ, ये KV हाँ, में बोल- डेवलप हुआ, हाँ, तुमको बोल सकते सिखाया गया, मुझे लगा कि मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलने लगा. अपॉर्चुनिटी मिली तुमको. जो बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा, वो उस अपॉर्चुनिटी को, मुझे नहीं लगता कि आगे आप 12th के बाद आप अपने स्पीकिंग स्किल्स इतने ज्यादा एनहांस कर सकते हो. मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको देखा है कि स्कूल में उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया, कॉलेज में स्टेज परफॉर्मेंस दिया, आगे जाकर स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए. तो हम ना कैटेगराइज नहीं कर सकते सक्सेस को. सक्सेस इज नॉट कैटेगराइज कि यू आर एन IIT एंड यू आर अ CA. आप ये तब कर सकते हो अंटिल आपका एक फैमिली बिजनेस सेटअप है. हाँ, तो जरूर आप बोल सकते हो कि हाँ, मुझे रोज दुकान जाना है, दुकान जाके मुझे सीखना है. देन यू आर ऑल्सो लर्निंग. ठीक है, आप उसको अप्लाई भी कर रहे हो. बट आप बाकी स्किल्स में ऐसा नहीं कर सकते, है ना. राजा का बेटा राजा बनेगा, ये हर जगह नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा है. अभी दीदी, अब ये तो हो गई बच्चों की बात. अब थोड़ा देश पे आते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स भी हैं, CS भी आपने कर रखा है. नाउ यू आर डूइंग PhD इन इकोनॉमिक्स. हाँ. तो सिंपल क्वेश्चन जो सबका है, पूरी दुनिया का है, कल गुप्ता जी का भी है. तो उन्होंने पूछा है, गुप्ता जी ने सीधा, कि दीदी महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई जा रहा है. तो व्हाट योर थॉट्स अबाउट इन्फ्लेशन? सबसे पहले तो ना मैं ये एक इन्फ्लेशन के डर को मैं बताना चाहती हूँ कि लोग इन्फ्लेशन से सिर्फ डरते ही डरते हैं. बट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, गुड इन्फ्लेशन एंड बैड इन्फ्लेशन. ऑल्दो इंडिया इज अंडरगोइंग थ्रू बैड इन्फ्लेशन, बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गुड. क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा, अच्छा इन्फ्लेशन हो कहाँ से रहा है? अगर हम देखें तो 4-5 तरह के इन्फ्लेशन हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन इन्फ्लेशन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड बढ़ती है, चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बूस्ट होगी. दिस इज गुड इन्फ्लेशन. अच्छा, गुड इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए? गुड इन्फ्लेशन 2 से 4% अगर इन्फ्लेशन जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड इन्फ्लेशन. हालांकि वी आर गोइंग अबव 5%, अभी हम 5% से ऊपर हैं, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी. ह्यूज पॉपुलेशन, 1.4 हाँ. बिलियन पॉपुलेशन. तो लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है ना. सही बात है, लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है यहाँ पर जैसे जब डिमांड बढ़ रही है तो मैं देखो मैक्रो लेवल पर गुड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो अच्छा ही पड़ेगा. लेकिन अगर हम पर पर्सन देखें, पर कंज्यूमर देखें, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, है ना. तो अगर हम ये पूरी तरीके से ये कोशिश करें कि इन्फ्लेशन 0 हो जाए, तो होना ही नहीं चाहिए 0,
कंट्रोल रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2 से 4 रहना चाहिए। क्या हम वो कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट पर बेस्ड है। बस सोशल बट दीदी सोशल इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी तो इंडिया में ही है। हाँ, वो बहुत ज्यादा है। आप एक ही शहर में 2 शहर देख सकते हैं। वही मुंबई में आपको विले पार्ले भी मिलेगा, सांता क्रूज भी मिलेगा, और उसी मुंबई में आपको धारावी भी मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ओवर पॉपुलेशन है। आज आपको दिखता होगा, और आप भी कंपेयर करते होगे, इंडिया कंपेरिजन विथ यूएसए, इंडिया कंपेरिजन विथ रशिया, पर मैं बोलूंगी व्हाई यू आर कंपेयरिंग? अपग्रेड तो हुए ना। नहीं, हम अपग्रेड हुए हैं, तो पाकिस्तान तक थे। नहीं, अपग्रेडेशन बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप देखो कंपैरिजन कैसा होना चाहिए। अगर एक रेस में सब लोग भाग रहे हैं, है ना, और सब लोगों के ऊपर वजन डाल दिया गया और इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा भार है, तो जाहिर सी बात है आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते अरे इंडिया रेस क्यों नहीं जीत रहा। आप यूएसए की पॉपुलेशन 35 करोड़, रशिया की पॉपुलेशन 14.5 करोड़, हमारी पॉपुलेशन इतना दीदी हम ट्रेन में ट्रैवल कर लेते हैं 144 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर हम उस रेस में भाग रहे हैं। अगर तब हमसे पूछा जाए कि आपने महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, आप अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, स्टिल वी आर फेसिंग डाटा दीदी मुझे मिला। हम सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए बेसिकली। हाँ, पहला एम जो हमारा है, हाँ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी तो अच्छी लड़की मिल जाएगी। सही बात है। फॉर द बॉयज ओनली। आधे देश का एम यही है कि गवर्नमेंट जॉब इक्वल्स टू अच्छी लड़की। हाँ। लेकिन जब एक गवर्नमेंट सेक्टर मैक्स टू मैक्स 20 करोड़ हायरिंग कर सकता हाँ है, बस बिल्कुल उसकी फुल कैपेसिटी इतनी है। हाँ, तो इस पॉपुलेशन के बाद अगर आप कंपटीशन में सब 100 आउट ऑफ 100 भी ले आते हैं तो उसके बाद भी तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत, अब मैं बताऊं, तुम्हारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है। 93% जो जॉब्स हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहा है, ठीक है, सॉरी 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे रहा है, विच कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। ओनली 7% ऑफ जॉब्स कौन सा सेक्टर दे रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। और इस 7% में ही उतने लोग आ रहे हैं, जिसमें भी सरकार रिटायरमेंट एज बढ़ा ही रही है। तो नए लोगों को जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं दीदी फिर यही तो हो गया है ना। हाँ। कि आपकी बार गुप्ता जी पटवारी ये कोई सेंस ही नहीं बनता, बहुत मुश्किल है। और इसलिए मैं कह रही हूँ, ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि अरे हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, होराइजन को एक्सपैंड करना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में मत सोचो, 100% नहीं मिल पा रही है सबको। और आप तो वो जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, आप उससे पूछो क्या वो खुश है? क्या सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करके खुश हैं? गवर्नमेंट सेक्टर ग्रोथ नहीं दे सकता है, इतनी ग्रोथ आपको प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। मैं इस केस में प्राइवेटाइजेशन का फेवर नहीं कर रही, पर मैं कह रही हूँ इतने बड़े देश को चलाने के लिए आप पब्लिक सेक्टर पे निर्भर नहीं हो सकते। देयर मस्ट बी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट। जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। आज हमारा देश 8.1% अनएम्प्लॉयड लोगों को देख रहा है। 8.1% ये बढ़ेगा ही, क्योंकि आप अपनी पॉपुलेशन तो कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये वाली समस्याएं नहीं दीदी, इस कंट्री को एक चीज के लिए और प्रिपेयर रहना होगा। आज हम बोलते हैं कि हम यूथ की कंट्री है, हाईएस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन ये यूथ एक साथ बूढ़ा भी तो होगा। सही बात है। जो सिनेरियो जापान में हुआ, जो सिनेरियो चाइना में हुआ, सेम सिनेरियो हमारे साथ होगा ही। ओल्ड एज वाली कंट्री कहलाएंगे हम। एक टाइम पर यही होगा, और बाय 2050 हमें देखना पड़ेगा एआई इज गोइंग टू टेक ओवर। तो आप आज यही वाले जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, व्हेन एआई विल टेक ओवर, व्हेन मशीन्स विल कम इनटू फुल फॉर्म, तब हम इतने लोगों को कैसे जॉब प्रोवाइड करेंगे? सो देयर मस्ट बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड प्राइवेट सेक्टर। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें दीदी फिर एक चीज़ आपने टेक्नोलॉजी की बात की, एआई आ जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ये भी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को इफेक्ट कर ही रहा है। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही रहा है। क्लाइमेट चेंज विच वी ऑल आर फेसिंग, क्लाइमेट चेंज 2.8% जीडीपी को इफेक्ट कर रहा है। और आने वाले टाइम में, बिकॉज वी आर अ वेरी मच डिपेंडेंट कंट्री ऑन एग्रीकल्चर, रेनफॉल, मॉनसून,
हर चीज पे हम डिपेंडेंट हैं, हमारी इकोनॉमी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ दीदी एक गलती ये हुई, खेती जो चीज है, फार्मिंग जो चीज है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। हाँ, उसमें आपको मिलेगा, चलो इसमें नहीं मिलेगा अगले में मिलेगा, हाँ, लेकिन एक मेंटलिटी हमने जो बना दी गई कि भाई फार्मिंग है, इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, सही इससे बात कुछ है। कोई करने ही नहीं चाहता है। लेकिन बहुत सारे नेशंस फार्मिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। रशिया इज डूइंग गुड इन फार्मिंग। वी आर शिफ्टेड टू, वी मस्ट हैव टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना चाहिए। और एग्रीकल्चर में मैं बोल रही हूँ, आज कोई भी बच्चे को आप देख लो, आपको बच्चा मिलेगा, वो बोलेगा मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे ये लेना, मुझे वो लेना। Nobody will say I want to pursue my career in agriculture. एक टाइम पीरियड आया कि सबको इंजीनियर बनना था। हाँ, आज इंजीनियरिंग की हालत हम देख रहे हैं। हाँ, वो प्यून का फॉर्म भर रहा है दी लिटरली, और वही कंडीशन एमबीए के साथ होगी। वो थोड़े टाइम में होने वाली है, क्योंकि वही मैंने बताया ना कि इट डज नॉट मैटर व्हाट डिग्री यू आर होल्डिंग, इट मैटर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट यू आर परस्यूइंग दैट डिग्री। और अभी जो प्रॉब्लम जा रही है, एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया जा रहा है, आप दूसरी चीज़ों पे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को जब तक फ्रंट नहीं देगी गवर्नमेंट, और इसमें सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू ब्रांड टाटा संपन्न, टाटा ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो डूइंग कि हाँ हमें ऑर्गेनिक को प्रमोट करना है। तो गवर्नमेंट जब तक एग्रीकल्चर को फ्रंट नहीं रखेगी ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर डेवलप हो पाएगा। और एग्रीकल्चर इज द मेन। अगर यहाँ इंडिया में एक और इशू आ रहा है, यहाँ जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन लॉन्च कर देना है उसकी, बोला हमने इस चीज को ना एप्लीकेशन से जोड़ दिया है। हाँ, सही बात है। और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो फार्मर या कोई और भी है, वेंडर है कोई, उसे यूज ही करना नहीं आ रहा है आपका ऐप। सही बात है। और आपके पास इतना पैसा तो है नहीं, इतना स्टार्टअप में इतनी फंडिंग तो नहीं है कि आप उनको एजुकेट कर सकें। वो बहुत ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले तो ना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप पैसा लेकर आओ, फंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप पैसा लेकर आओ, आप ट्रेन करो, क्योंकि देखो हम टेक्नोलॉजी से पीछे तो नहीं जा सकते। वी कैन नॉट यूज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, हमें अपग्रेड ही करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी स्टे इन कॉम्पिटिशन, तो अपग्रेडेशन तो करना ही पड़ेगा। अब इस अपग्रेडेशन के लिए मैं फिर से इसी चीज़ को बोलूँगी, अकेली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये चीज़ नहीं की, सरकार ने वो चीज़ नहीं की। हम टैक्सेस दे रहे हैं और हम सरकार से उसके बदले में रिस्पॉन्स चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर से इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एक टर्म दीदी आपने बार बार बोला है, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छे फीस वाले कॉलेजेस में जाना चाहिए, अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। कई बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि ये कॉलेज की फीस इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा है, तो यही अच्छा कॉलेज है। तो देखो, फीस से कॉलेज अच्छा नहीं बनता है। आपको ये देखना चाहिए कौन सा कॉलेज आपको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट दे रहा है। जैसे मैंने अभी बोला, DU, बच्चा DU जाता है, इकोनॉमिक्स लेता है, तो भी वो प्रिफर्ड। आप NIRF रैंकिंग देखो, यू विल फाइंड मिरांडा हाउस ऑन टॉप, यू विल फाइंड गार्गी कॉलेज ऑन टॉप, आपको मिलेगा SRCC मिलेगा। तो ये कॉलेजेस दे आर वेरी नेग्लिजिबल ऑन फीस। मतलब मैं फीस बताऊं आपको, साल भर की फीस 20,000 है बच्चे की, साल भर की 20,000 की फीस है। तो भी बच्चे को लगता है कि मैं इतनी मेहनत अगर ड्यूज आने के लिए कर लेता हूँ, ऐसे में मुझे कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चे को ये कंपेयर करना चाहिए कि मुझे ड्यू में क्या मिल रहा है। ROI जो मैंने वर्ड बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट पैकेजेस, इट इज़ ऑल्सो अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इन दैट कॉलेज। आपको कितनी अच्छी फैकल्टी मिल रही है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपने आप को आप किन किन चीज़ों में डेवलप कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि आप DU ही जाओ, आप कोई भी ऐसा कॉलेज देखो, इट कैन बी अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट कैन बी अ प्राइवेट कॉलेज, जहाँ पर आपको डेवलपमेंट मिले अपना। मोटी फीस से डेवलपमेंट नहीं होगा कि आप ये 20 लाख का कॉलेज ले लिया, 15 लाख का कॉलेज ले लिया, वो कॉलेज आपको रिटर्न दे रहा है कि नहीं। इसलिए स्टूडेंट अपना लाइफस्टाइल भी जीना चाह रहा है कहीं ना कहीं। जैसे मेरे मन में है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, अब बट मुझे DU तो मिल नहीं पाया, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई कॉलेज दिल्ली में मिल जाए, क्योंकि मुझे दिल्ली में रहना है। एक स्टूडेंट की मेंटालिटी है। ये सही बोला तुमने। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड कॉलेजेस इन DU, नॉर्थ कैंपस के लिए, साउथ कैंपस के लिए, पर फिर प्राइवेट कॉलेज से सेटल हो जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि आप ना प्रायोरिटीज देखो कि हाँ, कई बच्चों की होती है प्रायोरिटी कि आई वांट टू लिव अ गुड लाइफस्टाइल, नहीं करना मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से। क्योंकि अगेन मैं इस चीज़ को बोलूँगी,
कि पढ़ाई ही आपका जीवन नहीं है, पढ़ाई जीवन का एक पार्ट है। यू शुड नॉट टेक कि हाँ स्टडी को अपना पूरा होल लाइफ बना लेंगे तो आप खुश कब रहेंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करके खुश हो। बहुत लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ आगे का जीवन हमारा अच्छे से बीतना चाहिए। तो भाई उसके लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप सिर्फ वो अच्छा ही कॉलेज लें। आप आज की डेट में बहुत सारे स्किल्स बेस्ड कोर्स हैं, आप कोर्स करो। और मैं कह रही हूँ डिग्री के साथ कोर्सेज करना ज़रूरी है। आप कोर्सेज करो, आइदर इट विल बी इन एनिमेशन में हो सकता है, वो फोटोग्राफी में हो सकता है, वो राइटिंग में हो सकता है, किसी भी चीज़ में कोई भी कोर्स हो सकता है। तो अगर आप वो कोर्स करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू विल बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट, वो ज़रूरी है। दी थोड़ी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अभी तो बहुत इफेक्ट हो रही है। पहले रशिया ने कर दिया यूक्रेन के साथ, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अब फिलिस्तीन और ये कर रहे हैं, इजराइल का हो गया। सही बात है। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्यों आ रहा है? देखिए इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक इकोनॉमी है और हम इन सारी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, इन पे हम डिपेंडेंट हैं। और फ्यूल के लिए तो हम डिपेंडेंट ही हैं, CNG के लिए हम डिपेंडेंट थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से हम आम जीवन तो हो ही रहा है इम्पैक्ट अपना। गवर्नमेंट ने अभी पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल करके रखे हैं। अगर ये कंट्रोल नहीं होते तो रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट पेट्रोल पर, CNG पर, इस सब पे बहुत ज़्यादा होता। और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड है। तो अगर आज स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो उसका एक रीज़न ये है, इतने सारे अगर हम देखें इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उसके बाद भी इंडियन स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग गुड, विच मीन्स दैट इंडिया इज ऑन अ गुड पाथ। इंडिया प्रोग्रेसिव पाथ पर है। वही चीज जियो पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं ना कि चाइना हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। बेसिकली दे नीड ब्रह्मपुत्र। वो एक अरुणाचल वाला एरिया क्यों चाहिए, क्योंकि आपको 80% ऑफ वाटर और ब्रह्मपुत्र आ दे। हाँ सही बात है। और उनके पास 230 तक कोई वाटर रिसोर्सेज है नहीं अब। नहीं है। और धीरे धीरे यही होगा कि चाइना में वाटर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दे आर ऑल्सो अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो भाई वाटर की रिक्वायरमेंट उनको भी है। तो ब्रह्मपुत्र इज़ द मेन रीज़न। और फिर देन अगेन हम देखेंगे पाकिस्तान वाला इशू है ही, POK वाला इशू चल ही रहा है। तो फिर भी इंडिया इज ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ इंटरनेशनल। पाकिस्तान और हमारा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। नहीं इसलिए नहीं बनता है, वो चांद पे है वो। ना बिजली ना पानी ना सड़क, और हम लोग अभी भी अर्थ पे ही रह रहे हैं। सही बात है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेफिनेटली इंडिया में जो अभी 10-15 सालों में हुआ है दैट इज नेक्स्ट लेवल। और इंडिया को $4 ट्रिलियन का हमारा स्टॉक मार्केट चल रहा है, जो कि वी आर एमिंग फॉर 5 ट्रिलियन। हाँ, वी आर एमिंग फॉर 5 ट्रिलियन। तो डेवलपमेंट है, वी आर ऑन अ गुड पाथ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी अगर हमें देखा जाए तो अच्छे क्रेडिबल पोजीशन पे हैं हम। FDI जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मोर देन $620 बिलियन का FDI होना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना बड़ी बात है हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर ऑन अ गुड पाथ ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। स्टिल वी आर लैकिंग ऑन मिनी रैंकिंग्स, चाहे वो HDI की रैंकिंग हो या फिर हम GDP की रैंकिंग की बात करें। बट डेवलपिंग इकोनॉमी में जाहिर सी बात है वी आर ऑन नंबर 1। और इन फ्यूचर डेवलप्ड इकोनॉमी हम जल्दी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच दी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मोस्ट वेलकम। और मुझे बहुत अच्छा लगा योगेन तुम्हें देखकर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने 11th स्टैंडर्ड से तुमको देखा हुआ है और इतना बड़ा डेवलपमेंट एज अ स्टूडेंट टू अ प्रोफेशनल जो मैंने देखा। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू दी। वी आर लॉट ऑफ प्राउड ऑफ यू बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने जो भी सीखा है ना वो वहीं से हमारी अपब्रिंगिंग हुई, और हमारे पास वैसा टीचर था जैसी हमने बात की जिससे हम सब कुछ अपना शेयर कर सकते थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दी, एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।